नमस्कार। एक बार पुनः हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि विभिन्न राज्यों के लिए होने वाले राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकता है। हमने शुरुआत किया था टीजीटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। उसमें हम आज बात करेंगे राज्य के तत्व और राज्य के उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। तो अगर हम राज्य के तत्व की बात करें तो राज्य के तत्व में 4 तत्व बताए गए हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जनसंख्या के संबंध में कहा जाता है कि राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि वहाँ की जनता को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिले, यानी कि उपजाऊ हो, सुरक्षित हो और वहाँ की जनता जो है सुखमय जीवन व्यतीत करे। तो अगर जनसंख्या के कुछ संख्या की बात करें तो प्लेटो मानता है कि आदर्श जनसंख्या जो किसी राज्य के लिए होनी चाहिए वो 5040 है। वहीं रूसो कहता है कि 10,000 की संख्या आदर्श अवस्था है। डिग्वी का कहना है कि जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि शासक और शासित के मध्य वर्गांतर की रेखा स्पष्ट की जा सके। अगर भूभाग की बात करें तो क्लेवर प्रथम लेखक था जिसने कि राज्य के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक माना था। अरस्तु कहता है कि आदर्श राज्य में नागरिकों के पास अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त भूभाग आवश्यक है। तो जेलिनेक कहा है कि राज्य के लिए भूमि को आवश्यक माना गया है। वहीं बिलोबी, सीले और हाल जैसे विद्वान ने भी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व माना है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार राज्य का मूर्त रूप है, संगठनात्मक रूप है। कानून, रक्षा, शांति और व्यवस्था की स्थापना हेतु सरकार का गठन किया जाता है। सेवाओं के विस्तार के कारण आज राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य हो गया है और राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो अभी व्यापक हो गया है। अगर हम ब्लंटसली के अनुसार बात करें तो कहते हैं, यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। अगर हम राज्य के चौथे तत्व प्रभुसत्ता की बात करें तो राज्य अपने इसी लक्षण के कारण, इसी गुण के कारण विधिसम्मत बल का प्रयोग करने का अधिकार रखता है और यही कारण है कि राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला दंड का भागी होता है। यानी कि जो राज्य के पास संप्रभुता होती है उसी के कारण लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और अगर नहीं माने तो दंड दिया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा राज्य के तत्व। लेकिन अगर हम राज्य के उत्पत्ति की बात करें तो राज्य के उत्पत्ति में कई सिद्धांत आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो दैवी सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, पैतृक सिद्धांत है, मात्रिक सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मानव विवेक से परे कोई वस्तु होती है, चाहे वो रिसर्च हो चाहे कोई और बात हो, तो मनुष्य कल्पनाओं का सहारा लेता है। उसी तरीके से राज्य के उत्पत्ति के संबंध में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, तो लोगों ने तरह तरह की कल्पनाएं की। किसी ने दैवीय उत्पत्ति की बात की, तो किसी ने शक्ति सिद्धांत की बात की, तो किसी ने सामाजिक समझौते की बात की। अगर हम शुरुआत दैवीय सिद्धांत से करते हैं तो इसमें यह माना जाता है कि जो राज्य है उसमें जो राजा होता है उस राजा के पास जो है ईश्वर की शक्ति होती है और राज्य की उत्पत्ति जो है ईश्वर की ही देन होती है। अगर हम राज्य की उत्पत्ति में यूरोप की बात करें तो सर रॉबर्ट फिल्मर, उनकी एक रचना है पेट्रियार्का, हिंदी में कहते हैं पितृतंत्र, जो कि 1680 में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने कहा
कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं बनाया, वह धरती का पहला पहला राजा भी था और वर्तमान राजा उसी के उत्तराधिकारी हैं। वहीं अगर हम बात अपने भारतीय परंपरा में कहें तो भारतीय परंपरा में मनु जो रहे, तो मनु ने अपने मनु स्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन किया है और इसी में उन्होंने सृष्टि के आरंभ की अवस्था बताई है और बताते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें दंड का अभाव था। राज्य और अर्थव्यवस्था के अभाव में मनुष्य में आसुरी प्रवृत्ति थी और खुलकर नंगा नाच होता था, यानी कि लड़ाई झगड़े मारकाट, जिसके परिणाम स्वरूप चारों दिशाओं में अराजकता फैल गई और उस अराजकता की स्थिति में दुखी होकर व्यक्ति जो है ईश्वर के पास गए और ब्रह्मा के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा कीजिए और उस समय ब्रह्मा ने मनु को राजा बनाया। और ऐसा माना जाता है मनु के अनुसार कि राजा में सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि, इन 8 देवताओं के गुणों की शक्तियाँ होती हैं। और मनुस्मृति कहता है कि ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्य करता, पवन के समान सबके प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने वाला होता है, यम के समान न्यायाधीश का काम करता है, सूर्य के समान न्याय करता है, धर्म तथा विद्या का प्रकाश, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करता है, वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला होता है, चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला तथा कुबेर के समान कोषों को भरने वाला होता है। आगे ये भी कहते हैं कि ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा भले ही बालक हो, लेकिन उसे मर्त्य प्राणी समझकर यानी कि सांसारिक प्राणी समझकर उसकी अवज्ञा या अपमान नहीं करना चाहिए। राजा अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विविध रूप धारण करता है, इसलिए भूल से भी राजा का विरोध नहीं करना चाहिए। धर्म के अनुकूल राजा जो भी व्यवस्थाएं निश्चित करे उसका कभी भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। प्रजा को अनिवार्य रूप से शासक की इच्छाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी इच्छा ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होती है। तो हमने देखा कि किस तरीके से दैवीय सिद्धांत जो है उसकी व्याख्या की गई है। हमने बात की सर रॉबर्ट फिल्मर की, इनकी ग्रंथ पैट्रियार्का थी। और उसी में एक और विद्वान आते हैं इंग्लैंड के जेम्स प्रथम। इसने अपने निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए भी यह तर्क दिया कि यदि कोई राजा दुष्ट या पतित भी हो तो भी प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर ने लोगों को अपने पाप का दंड देने के लिए उस राजा को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। तो यही जो रॉबर्ट फिल्मर हैं, जो कि दैवीय सिद्धांत की बात करते थे, आगे चल करके जॉन लॉक, जो कि समझौतावादी विचारक माना जाता है, उसने खंडन किया और समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये तो था राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। आगे हम बात करेंगे सामाजिक समझौते सिद्धांत की। धन्यवाद।